प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपके साथ क्लास 12th सेकेंड टर्म मैथमेटिक्स सीबीएसई के 15 सैम्पल पेपर में से अनसॉल्व पेपर थर्ड का सेक्शन ए के इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक के क्वेश्चन की स्टडी कराएंगे। इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट tan inverse रूट ऑफ x dx। सो हाउ कैन वी फाइंड? अगर हम रूट ऑफ x को t काउंट करते हैं तब क्या करेंगे? ये x इक्वल टू कितना बन जाएगा? t स्क्वायर। अगर x इक्वल टू टी स्क्वायर बनता है तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? dx इक्वल टू 2t dt। अब आप dx की जगह पे कितना लिख देंगे? 2t dt। सो 2t dt और tan इनवर्स और रूट ऑफ x ये कितना लिखना है? t। इस स्थिति में अब आपके पास दो फंक्शन हो गए, पहला और दूसरा। फर्स्ट जो कहते हो सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन वाला फार्मूला यूज करेंगे और 2 को आउटसाइड ले लेंगे। जैसे हम 2 को आउटसाइड लेते हैं तो चूंकि tan इनवर्स फर्स्ट तो फर्स्ट जो कहते हो सेकंड t का इंटीग्रेशन कितना होता है? t स्क्वायर बाय 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/1 प्लस टी स्क्वायर और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। अब आफ्टर ऑल हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों 2 को कॉमन निकाल करके इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको ध्यान से देखते हैं। सो टी स्क्वायर tan इनवर्स टी, यहाँ से टी स्क्वायर 1 प्लस का टी स्क्वायर। अब इस टी स्क्वायर को ऐसा कुछ करते हैं कि नीचे वाला स्टेप जैसा आ जाए, दैट मीन्स तो 1 प्लस का एक जोड़ देते हैं, एक घटा देते हैं। सो 1 प्लस का टी स्क्वायर माइनस का 1, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे डाल करके यहाँ इन दोनों को कैंसिल करेंगे। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता आता है? क्योंकि टी के करस्पॉन्डिंग करना है तो टी आ जाता है। और ये किसका है इंटीग्रेशन? tan इनवर्स का इंटीग्रेशन है। अब चूंकि ये tan इनवर्स ये है और ये ओपन द ब्रैकेट तो ये माइनस का और माइनस माइनस ये प्लस, इन दोनों को हम पास पास लिखेंगे। ये टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का टी हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी in this questions, then we have so t square equals to x था आपके पास, so 1 plus x square tan inverse t equals to root x था, ये root of x plus का c। so that is the integration of a tan inverse root of x dx is equals to 1 plus x tan inverse root of x minus root of x plus c is your complete answer। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इवेल्युएट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 रूट ऑफ 1 माइनस का साइन 2x। चूंकि 1 की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सो इन प्लेस ऑफ 1 यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एंड यूजिंग द फार्मूला ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। बट इट इज यूजिंग टू द फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स a माइनस b होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर दैट मीन्स ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, उसको हम कैसा भी लिख सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में जैसे हम इसको स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देते हैं तो ये आपके पास कैसा आंसर आ जाएगा? मॉड ऑफ में आ जाएगा। अब मॉड ऑफ में आएगा तो इसको चेक एक करना है कि 0 से π/2 की लिमिट में आपको यहाँ पर 0 से π/4 लेना और π/4 से π/2 लेना। चूंकि 0 से π/4 में आपके पास कॉस बड़ा रहता है, साइन छोटा रहता है, इसलिए हम इसको आगे लिखेंगे। यहाँ पर π/4 से और π/2 के बीच में आपके पास साइन बड़ा होता है और कॉस छोटा होता जाता है धीरे धीरे करके। अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखते हैं ये 0 है, ये π/4 है और ये आपके पास π/2 है। अगर साइन की बात करते हैं तो साइन यहाँ 0 होता है, 1/2 होता है, यहाँ 1 होता है। अगर कॉस की बात करते हैं तो कॉस में यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1/√2 होता है और यहाँ पे आपके पास 0 होता है। मतलब अगर हम कॉस में बात करें तो कॉस में इन दोनों के बीच में कॉस बड़ा है। कब? 0 से π/4 के बीच में। 0 से π/4 के बीच में कॉस बड़ा होता है और π/4 से और π/2 के बीच में साइन बड़ा होता है, क्योंकि इसमें आपके पास ये वाला हिस्सा बड़ा होता जा रहा है, ये छोटा हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में हम इसका जब मॉड ऑफ हटाएंगे तो इसके दो इंटरवल करेंगे, 0 से π/4 एंड π/4 से π/2, और यहाँ पे कॉस को पहले लेते हुए यहाँ साइन को पहले लेते हुए हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन करना कोई खास नहीं है, यही स्टेप समझने का था।
सो आपने जैसे इसको किया तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन हो जाता है, और साइन का कितना होता है, माइनस का कॉस, तो माइनस माइनस साइन हो जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ पे भी सिमिलरली आप इसको कर लेंगे। कॉस साइन का कितना होता है, माइनस का कॉस, और कॉस का कितना होता है, साइन होता है। अब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट रखना शुरू। सो अपर लिमिट π/4, साइन π/4, कॉस π/4, साइन 0, कॉस 0, कॉस π/4, और ये माइन, बस अब आप इस प्रकार से आप इसकी वैल्यूज आप इसको यहाँ पर रख लेंगे। जैसे आप वैल्यू रखेंगे, चूंकि साइन 0 = 0 होता है, साइन 0 = 0 होता है, और कॉस 0 = 1 होता है। ये 1/√2, 1/√2 दो बार से 2/√2। यहाँ देखते हैं तो कॉस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, और ये दो बार है, सो 2/√2 हो जाएगा। अब आप यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि इसको ओपन द ब्रैकेट, तो ये माइनस का हो गया और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया। जैसे ही ये प्लस का हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2/√2 को लिख सकते थे, √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते तो ये 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर के केवल √2 बनेगा। तो ये वाला हिस्सा √2 बन गया, ये भी √2 बन गया, और ये 1 1 मिलकर के 2 बन गया। ये दो बार आ गया है तो इसे 2√2 कहेंगे, और माइनस का 2, कुछ कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला तो √2 माइनस का 1 और ब्रैकेट ऑफ। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ जो समझने वाली बात थी खास स्पेशल, वो केवल ये वाली थी, जब हम लिमिट को चेंज करते हैं 0 से π/2 को 0 से π/4 और π/4 से π/2 में लाने में कॉस को पहले लेना है, यहाँ इसको साइन को पहले लेना है। ये बात स्पेशल आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = 2x e⁻x² - y। ये चूंकि x² माइनस का y लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, e⁻x² अपॉन में e⁻y = e⁻x² - का y। इन डिवाइडेशन बेस आर सेम, देन द पावर विल बी द सब्ट्रैक्ट। और अगर सब्ट्रैक्ट है तो हम इसको अपॉन में लिख सकते हैं। सो हमने सिमिलरली इसको अपॉन में लिखने का प्रयास किया। जैसे अपॉन में लिखने का प्रयास किया तो ये y वाली टर्म हो गई, ये x वाली टर्म, y वाली टर्म y वाले के पास लिखेंगे, x वाली टर्म x वाले के पास लिखेंगे, और इस प्रकार से यहाँ तक स्टेप आपको समझ में आ चुका है। Now we can solve the integrate of both side. Y dy = e⁻y, and this x² को t काउंट करते हुए 2x dx = dt। सो 2x dx = dt बन जाएगा, और ये e⁻t dt इक्वल टू कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e⁻t ही रहेगा, और बाद में वैल्यू पुटिंग कर देंगे e⁻t का वैल्यू कितना था, x², सो e⁻x² + c। देन कंप्लीट आंसर इज द e⁻y = e⁻x² plus का c is your complete answer. Question number 3, for any vector of a for the find the value of a cross I whole square, a cross j whole square plus a cross k whole square का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे निकालते हैं, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, इजी बिल्कुल है। आप कैसे काउंट करेंगे, लेट एंड वेक्टर a = xi + yj + z के, चूंकि a.a निकालना है तो कितना हो जाएगा, इसी का इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो i वाले का i वाले के साथ, j वाले का j वाले के साथ, k वाले का k वाले के साथ। दैट मीन्स ये बन जाएगा x² + y² + z² इक्वल टू, ये a² इक्वल टू कितना कहलाएगा आपके पास, x² + y² + z², दैट इज कॉल्ड द a²। अब आपको क्या निकालना था, क्वेश्चन था आपके पास a क्रॉस i। फर्स्ट वी फाइंड द a क्रॉस i। सो a क्रॉस i के लिए i j k, और a की वैल्यू, a का वेक्टर कितना था, i j x y z। सो x y और z। i का वेक्टर कितना था, 1 0 0, क्योंकि i है अकेला, i का तो i हो जाएगा, j का 0 और k का 0। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। i वाले के साथ किया तो ये 0 माइनस का 0, j वाले के साथ किया तो माइनस का j इक्वल टू ये 0 माइनस का z, k वाले के साथ किया तो k और 0 माइनस का y। इन दोनों को सबको सॉल्व करते हो, माइनस माइनस प्लस का zj माइनस का y के। अब इसका जब मोड निकालते हैं या होल स्क्वायर निकाला तो a क्रॉस i का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर में इन दोनों के स्क्वायर आ जाते हैं, दैट मीन्स कितना हो जाएगा y² + z²। जैसे मैंने निकाला है a क्रॉस i, तो यहाँ पे x y गायब है। जब हम a क्रॉस j निकालेंगे तो y गायब हो जाएगा, अर्थात x² + z² बन जाएगा। सिमिलरली a क्रॉस j k का निकालना है यदि, तो यहाँ पे चूंकि z गायब है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² + y²। तीनों इक्वेशंस को हम प्लस कर लेते हैं, एडिंग द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तीनों को प्लस किया तो कितना हो जाएगा, y² + z² प्लस x² + z² प्लस x² + y²। दो बार सभी है, x² 2 बार है, y² 2 बार है, z² 2 बार। दैट मीन्स द टेकन द 2 इज द कॉमन ऑफ x² + y² + z²। सो इट इज द वैल्यू ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, इट इज द वैल्यू ऑफ
a square. So we putting the value of a square. That means hence we say a cross I whole square, a cross j whole square, a cross j k whole square is equals to 2a square. In question number 4, let Li, Mi, Ni, where I is equals to 1, 2, 3 be the direction cosines of a 3 mutually perpendicular vector in a space. L, M और N आपके पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस हैं जो तीनों के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये और ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वेक्टर है. देन प्रूव दैट a डैश इज इक्वल टू I3 वेयर a इक्वल टू कितना है, L1, L2, L3, M1, M2, M3, N1, N2, N3. Now we have a dash LHS, taken the LHS, a dash LHS a dash, तो a को तो जो करते हुए लिख दिया मैंने और इसका डैश बना दिया. दैट मीन्स रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया. L1, L2, L3, L1, L2, L3, M1, M2, M3, M1, M2, M3. इस टाइप से जो रो कॉलम में था उसको रो में कन्वर्ट कर दिया और रो वाले को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया. देन भी मल्टीप्लाई फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, L1 का होल स्क्वायर, M1 का होल स्क्वायर, N1 का स्क्वायर. अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड वाले के साथ, तो L1, L2, M1, M2, N1, N2 ये लिखा हुआ है. अब अगर इसका तीसरे के साथ करते हैं तो कितना हो जाएगा, L1, L3, M1, M3, N1, N3 ये लिख दिया है आपके साथ. अगर आप इसी प्रकार से और आगे का मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास सेकंड का जब सेकंड से करेंगे तब ये 2, 2, 2 है और यहाँ पे भी 2, 2, 2 है. दैट मीन्स इसका स्क्वायर बनेगा. ऐसे ही थर्ड वाले के साथ करेंगे तब आपके पास यहाँ की स्क्वायर बनेगा. अदरवाइज सभी में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा. परंतु क्या जानते हैं हम जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है. और ये दोनों L1, L2 और N1, N2 यदि ये अलग अलग हैं तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि दीज आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर. A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 बिकॉज दीज आर द परपेंडिकुलर. सो क्या होगा आपके पास, दैट मीन्स ये कितना बन जाएगा, पूरा का पूरा 1 0 0 0 1, ये पूरा 1 बनेगा. ये फिर 0, ये 0, ये 0 और ये 0, ये 1 बन जाएगा. दैट मीन्स इसे क्या बोलते हैं, इसे तो यूनिट वेक्टर बोलते हैं. जब ये यूनिट कहलाता है तो आपका क्या कहलाएगा, ये I3 कहलाएगा. इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हैंस प्रूफ. In question number 5, assume that a family each child has the equally like to be the boy or a girl. कोई परिवार है उसमें या तो लड़का हो सकता है या फिर लड़की हो सकती है. अ फैमिली विद द 3 चिल्ड्रन, एक परिवार है उसके पास 3 बच्चे हैं. चूजन एट द रैंडमली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एल्डेस्ट चाइल्ड एट द गर्ल गिवन दैट इज द फैमिली हैज द एट लीस्ट 1 गर्ल. कम से कम एक लड़की हो और बड़ी लड़की हो, तो बड़ी लड़की होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है. कब, जबकि कम से कम एक लड़की हो. अब आपके पास क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है. चूंकि 3 चिल्ड्रन है, 3 चिल्ड्रन की आपके पास पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है. अगर हम देखते हैं इवेंट्स, टोटल इवेंट्स कितने हो जाएंगे, तो 3 लड़के हो सकते हैं, 3 लड़की हो सकती हैं, 2 लड़कियां, पहला लड़का है, या 2 लड़की बीच वाला लड़का हो सकता है, या 2 लड़की एक लड़का लास्ट वाला हो सकता है, या 2 लड़के एक लड़की. यहाँ पे पहला और तीसरा लड़का है, बीच में लड़की है. यहाँ इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं. तो कुल मिला के पॉसिबिलिटी कितनी है, 8 पॉसिबिलिटी है. E1 इज इक्वल टू द इवेंट्स दैट इज द फैमिली हैज द लीस्ट 1. कम से कम एक लड़की हो, तो इनमें से आप चॉइस कर लेते कम से कम एक लड़की, अर्थात इसको छोड़ देते 3 लड़के वाले को. इसमें भी लड़की हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी 2 लड़के, एक लड़की हाँ दिख रही सब में है. इन सभी को चॉइस कर लेते. कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे. अब अगला क्वेश्चन था मेरे पास, इवेंट्स दैट इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इज द गर्ल. मतलब लड़की बड़ी वाली होना चाहिए, अर्थात पहले नंबर पे लड़की होना चाहिए. तो पहले नंबर पे यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. कितनी पॉसिबिलिटी है, 4 है. 1 2 3 4, इन चारों को कॉपी कर लेते हैं. अर्थात इसमें पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 है. दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, E1 और E2 का. तो दोनों में इंटरसेक्शन, चूंकि इसी में से कॉपी किया है इसलिए वो इंटरसेक्शन भी कितना होगा, 4 होगा. अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, E2 अपॉन E1. इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है E2 अपॉन E1. जब हम E1 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा. जो नीचे रहता है E1 है तो E1 आ जाएगा. दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/8, क्योंकि टोटल है. और E1 कितना था आपके पास, 7 था, तो ये तो कितना हो जाएगा, 7/8. 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी हो जाएगी, 4/7 आपके आंसर हो जाएगा. दैट मीन्स वी कैन से द प्रोबेबिलिटी दैट इज द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ अ गर्ल गिवन इन द फैमिली हैज बीन द लीस्ट 1 गर्ल इक्वल टू 4/7 इज योर कंप्लीट आंसर. इन दिस पेपर
Question number 6 is also from the probability. The two cards are the drawn from the simultaneously from Bell shuffled pack of 52 cards. Find the probability distributions the number of kings. आपने एक ताश की गड्डी ली, 52 ताश की गड्डी है और उसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। फिर उसके बाद उसमें से एक पत्ते को निकालना है। वह पत्ता कैसा होना चाहिए? किंग होना चाहिए और किंग होने की प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन निकालना तो नंबर ऑफ किंग्स इक्वल टू, या तो हो सकता है कि एक भी नहीं निकले या फिर एक निकले या फिर दोनों के दोनों, क्योंकि पत्ते कितने निकालना? 2 ही पत्ते निकालना। 2 पत्ते निकाले, एक भी किंग ना हो दोनों में से, या 2 पत्ते निकाले तो पहला किंग हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता है, या दूसरा किंग हो सकता है पहला नहीं हो सकता है, या फिर अगर तीसरी कंडीशन दोनों किंग दोनों हैं तो दोनों पत्ते किंग के हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम तो x इक्वल टू 0 दैट मीन्स देयर आर द नो किंग, एक भी किंग नहीं है। अगर किंग नहीं है दैट मीन्स वो कितने पत्ते थे? 48 है, अपॉन में 52 है पहले स्टेप में। चूंकि हमने उसमें रिप्लेस नहीं किए हैं तो हमारे पास बचे कितने? 51। और चूंकि हम एक पत्ता उठा चुके हैं, यहाँ कितने बचेंगे? 47। इन दोनों को सॉल्व कर लिया, कितना आ जाएगा? 188 अपॉन में 221। अगली स्टेप में आपके पास कहा गया है कि एक पत्ता एक किंग है आपके पास, जबकि पहला किंग है तो 4/52 है। दूसरा वाला किंग नहीं है, दूसरे जो बचे हुए पत्ते वो कितने हैं? 48 थे, उनमें किंग नहीं है, लेकिन पत्ते कितने बचे थे हमारे पास? 51। एक पत्ता तो हम निकाल चुके ना किंग का। अगर यहाँ पर जो है ना दूसरा किंग है पहला नहीं, यहाँ क्या था? पहला किंग है दूसरा नहीं है, यहाँ पे पहला नहीं है दूसरा किंग है, 4 में किंग कहलाता है। सो 4/51, यहाँ पे आपके पास पूरे 48 पत्ते थे, 48 में से 52 पत्तों में से 48 पत्ते आपके पास पॉसिबल थे कि किंग नहीं है, लेकिन यहाँ एक पत्ता हम निकाल चुके। फिर आप एक कम हो जाएगा अगली स्टेप में, फिर इनको क्रॉस करके सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने में कितना जाएगा आपके पास? 32/221 हो जाएगा। दोनों तो अगर किंग है तो क्या होगा? दोनों किंग हैं, दोनों पत्ते किंग हैं तो कितना हो जाएगा? 4/52 और 3 क्योंकि हम एक इसमें से निकाल चुके हैं 4 में से, सो 3 और यहाँ पे भी एक कम कर चुके तो 51। इन दोनों को सॉल्व कर लिए, कितना आ जाएगा? 221 के ये भी आ जाएगा। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यदि बनाना तो आप यहाँ से जो आंसर्स निकले थे वो सारे आंसर्स यहाँ लिखेंगे। x इक्वल टू 0, 1, 2 और इनके जो आंसर निकले थे px इक्वल टू 188/221 के। दूसरे में कितना निकला था आपके पास? 32 सो ये 32 लिख देंगे, और तीसरे वाले में कितना निकला था? 1 सो 1 लिख देंगे। इस प्रकार से आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका तैयार हो जाएगा। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने का समझाने का प्रयास किया है। ऐसी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, यदि किसी क्वेश्चन में कोई समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो कैसा लगा यह भी आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अभी भी जिन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सहयोग के लिए धन्यवाद।